तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षा की दृष्टि से देख लें या हमने जो देश में प्रगति की है वो चाहे आर्थिक रूप से रही हो, सामाजिक रूप से, हम तमाम बातें करते हैं, राजनीतिक रूप से रही हो, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज जो तकनीक के क्षेत्र में हमने, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हमारा कैसे बना है, स्माइलिंग बुद्धा से लेकर, मुस्कुराते बुद्ध से लेकर हम परमाणु शक्ति, हमारा जो सेकंड परीक्षण था ऑपरेशन शक्ति तक की हम बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने तक की कहानी को हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए सेशन के अंत तक। और आज का जो सेशन है बहुत ही रोचक होने वाला है। आज आप गर्व की अनुभूति करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे देश ने जिस राजनीति परिदृश्य में हम आज बैठ के नेताओं को या पूर्व प्रधानमंत्रियों को या कहें कि मान लीजिए राजनीतिक देश भावना के चलते हम अपने महापुरुषों को गालियां देते हैं, वो कितना गलत है। क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि वास्तव में हमारे देश ने कितना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, हमने कितने युद्ध देखे हैं। आज हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से मशहूर भारत में 18 मई 1974 में पोखरण में पहला परीक्षण जो किया गया था। ये चूंकि पहला अपना परमाणु परीक्षण था और यह परीक्षण तत्कालीन वैश्विक राजनीति जो होती है परिदृश्य में एक साहसिक कदम माना गया। क्योंकि हुआ ये कि उस समय जो हमने युद्ध देखे और जो हमने और देशों से अपेक्षा की, जो उस समय के ताकतवर देश थे कि ये हमारा साथ देंगे, उन्होंने किनारा कर लिया। तो हमें उस चीज़ को एहसास हुआ कि हमें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जड़ें कहाँ से पनपती हैं, पहले तो हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य स्थितियाँ ऐसी भी रहीं जिन परिस्थितियों ने भारत को प्रेरित किया। हालांकि भारत कभी नहीं चाहता था, ना कभी भारत ने कहा है कि हम इसका गलत मिसयूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बात आती है परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के बाद भी भारत को वैश्विक राजनीति में जब हमारा देश बन गया तो वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ये बात सत्य है, हमने देखा भी है। अमेरिका ने तमाम पाबंदियां हम पर लगाई। अमेरिका जैसा राष्ट्र मतलब केवल स्वार्थ के लिए, ये कह सकते हैं कि अमेरिका एक व्यापारी टाइप का देश है। जैसे व्यापारी होता है उसको अपने व्यापार से मतलब है। कुछ स्थितियां ऐसी ही मान सकते हैं। हमने आज तक का जो परिदृश्य कम से कम अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो चूंकि हम उसकी स्माइलिंग बुद्धा की गोल्डन जुबली की तरफ बढ़ रहे हैं, मनाना मतलब अभी वर्तमान की स्थितियों हमारे पास 50 साल पूरे होने वाले हैं हंसते हुए बुद्ध के बारे में। जो ऑपरेशन था हमारा पोखरण का, उसके बारे में हम चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चूंकि 50 साल 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। पोखरण हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ है पोखरण, तो राजस्थान में किया। भारत ने उस समय ऐलान कर दिया कि दुनिया से भारत ने कहा कि यह परीक्षण उसने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया है, यानी वह इस परीक्षण के हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति भी दिखाना है। ये भारत ने उस समय अपनी बात कही थी। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, तो आज़ादी से पहले इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। भारत ने महसूस किया कि हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसकी जड़ें भारत में पनपने लगी थी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की। ये जर्नी जो शुरू होती है इसकी हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी जड़ें मतलब विश्व युद्ध में पनपने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में, तब भारत ने 1944 में अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और जिसके हेड थे हमारे डॉक्टर जहांगीर ओमी भाभा, जिनकी अध्यक्षता में भारत ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। 1944 की बात है ये, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही भारत को मतलब लगा तो डॉक्टर जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में, उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर जहांगीर ओमी भाभा को। इसके बाद
फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना होती है इसी के साथ। और उनके साथ एक भौतिकविद बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राजरमन्ना, जो कि परमाणु हथियार तकनीक में शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और निभाई है उन्होंने। इसके बाद आगे की बात करें तो अंततः इसी के पर्यवेक्षण में इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। चूँकि तकनीकी शोध में हमारे होमी भाभा की मृत्यु के बाद जो कहानी शुरू होती है वो हमने इसलिए नाम लिया राजरमन्ना का, चूँकि जब भाभा जी का निधन हो जाता है तो राजरमन्ना की अध्यक्षता में ही ये कार्यक्रम आगे चलता है। तो चूँकि शुरुआत में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, सबको अवगत ही होगा। तो आज़ादी के बाद नेहरू ने भाभा को परमाणु संयंत्र के लिए हरी झंडी दे दी, परंतु उन्होंने जोर दिया कि भारत परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा। पंडित नेहरू ने अमेरिका और कनाडा से कुछ शर्तों पर परमाणु ऊर्जा पर सहयोग लिया। उनके शासनकाल में भारत में परमाणु शोध जारी रहे, क्योंकि उनके शासनकाल में भारत में परमाणु शोध जारी निरंतर चलते रहे। और भारत ने अपने पर ये एहसास कैसे हुआ, तो इसकी कहानी कुछ रोचक है। क्योंकि पश्चिमी देशों खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों से भारत को कभी सहयोग नहीं मिला, जिसकी मतलब भारत अपेक्षा कर रहा था। यही वजह थी कि 1962 आते आते हमारे जहांगीर भाभा ने परमाणु संयंत्र की जरूरी तकनीक और विकास करने के लिए प्रयास और जोर से शुरू किया। वास्तव में परमाणु बम बनाने की जो जरूरी तकनीक भी थी उसको हरी झंडी उस समय के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दी। तभी समय आया कि भारत ने 1962 में भारत और चीन का युद्ध देखा, जो कि शुरू हुआ, जिसमें भारत एक तरफ युद्ध से जूझ रहा था, दूसरी तरफ भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जबकि भाभा कहते थे कि उन्हें केवल 1 साल का समय चाहिए, तकनीक विकसित करने में केवल 1 साल का समय चाहिए, और मैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ, केवल 1 साल का समय चाहिए। तो चूँकि हुआ ये कि चीन के आक्रमण के समय भारत सोवियत संघ से सहयोग की अपेक्षा कर रहा था, सोवियत संघ हो गया, अमेरिका हो गया, लेकिन चूँकि उस समय कोल्ड वार की स्थिति बहुत तगड़े से चल रही थी, क्यूबा के मसले पर रूस खुद उलझा हुआ था, और उसका वैचारिक जो दृष्टिकोण था रूस का वो चाइना की तरफ था। हालांकि रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, हमेशा रसिया ने हमारा साथ दिया है। उस समय का जो सोवियत संघ हुआ करता था हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा। जब अमेरिका ने धोखा दिया तो सोवियत संघ ने हमारा सहयोग किया है। लेकिन जब 1962 की अगर युद्ध की हम बात करें तो चाइना की वैचारिक रूप से झुकाव चाइना की तरफ रूस का ज़्यादा था, हालांकि वो तटस्थ रहा। उसका अंजाम ये हुआ कि चूँकि उसका कारण ये था कि वो क्यूबा के मसले पे खुद उलझा हुआ था। इसके बाद भारत ने अपने ताकत बढ़ाने में जोर दिया, और पहले नेहरू की बात कर लें, फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लें। लाल बहादुर शास्त्री के समय तो बहुत मतलब भयंकर अकाल पड़ा था भारत में, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थितियां भारत ने देखी हुई हैं। इसके बाद बात आती है लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी, हमारी भारत रत्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने इसको कार्यक्रम को बढ़ाने में, बहुत आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बगैर किसी की परवाह किए, बगैर किसी की प्रतिबंधों, किसी देश के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना उन्होंने अपने हालत बदलने का निर्णय जो लिया वो सराहनीय कदम था। अब चूँकि इंदिरा गांधी के समय जब ये लाल बहादुर जी के बाद जो इंदिरा गांधी आई उसी समय भाभा जी का निधन हो गया। इसके बाद स्थितियां बदली, चूँकि भाभा जी के निधन के बाद राजा रमन्ना ने परमाणु कार्यक्रम की, राजा रमन्ना जो उनके सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की कमान संभाली और परमाणु परीक्षण की दिशा में तेजी से 1967 में और काम शुरू हुआ। 1967 में मतलब और काम तेजी से शुरू हुआ। इसके बाद 1969 तक भारत ने प्लूटोनियम का जो रिएक्टर होता था उस पर काम करना शुरू कर दिया। प्लूटोनियम का जो रिएक्टर होता है, जो
संलयन और विखंडन का काम करता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। करीब उसमें 75 वैज्ञानिक अपना योगदान दे रहे थे, 75 वैज्ञानिकों की टीम थी। ये उस समय के तथ्य हैं। इसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, तो फिर एक ऐसा मौका आया कि भारत को दुनिया के बड़े बड़े देशों से निराशा हुई, क्योंकि भारत अपेक्षा कर रहा था। युद्ध किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है, ये हर कोई जानता है। भारत के साथ भी ऐसा हुआ। चाइना से हम, हालांकि 1962 का युद्ध हमारे लिए कोई सार्थक चीज़ें लेके नहीं आया, हमारी उस युद्ध में हार ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अक्साई चीन वाला भाग है, जो गलवान घाटी में अभी मामला हुआ था, वो अक्साई चीन वाला भाग है, वो चीन ने हड़प लिया उसी युद्ध के बाद। इसके बाद 71 की बात आती है तो भारत ने फिर अपेक्षा कर रहा था, भारत की देशों से हमें अन्य देशों से, बड़े देशों से सहयोग मिलेगा, लेकिन निराशा मिली। 1971 में भारत पाक युद्ध में अमेरिका भारत से नाराज हो गया और भारत को रोकने के लिए अपनी CBN 65 करके कोई युद्धपोत था, उसको बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लेकिन उससे पहले सोवियत संघ, चूँकि ये दो धड़े हुआ करते थे कोल्ड वार में, जहां अमेरिका खड़ा हो जाएगा उसके विपक्ष में सोवियत संघ खड़ा हो जाता था, तो अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ, तो सोवियत संघ भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। तो जब विमान युद्धपोत उसने बंगाल की खाड़ी में भेजा, उससे पहले सोवियत ने भारत की मदद कर दी। भारत अपने कौशल से और सोवियत संघ की मदद से ये युद्ध जीत गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पूरी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश से निकल के सामने आया 1971 में। क्योंकि यहाँ से भारत को मदद पहुंची जैसे ही सोवियत संघ की, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अमेरिका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण में जो तेजी लाने को कहा, और अंततः 18 मई 1974 में पोखरण में 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका, कनाडा ने तमाम पाबंदियां हमारे देश पर लगाईं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना हमारे जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हम बन के उभरे, वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। क्योंकि आज इस समय हम मई में ही उसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी 50वां साल उसका हम सेलिब्रेट करेंगे परमाणु परीक्षण का, इसलिए मुझे लगा कि जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इस परीक्षण को जाना गया, हंसते हुए बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इस परीक्षण को, परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन, जो परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, वो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकंड हमारा परीक्षण जो होगा वो कारगिल युद्ध के समय की बात है। भारत ने, माननीय हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भारत ने 2 मई 1998 में पोखरण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की एक श्रृंखला का जो हिस्सा था, उसको जिसका नाम दिया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन शक्ति। ये ऑपरेशन शक्ति पर हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था। ये भी पोखरण में ही हुआ, जहां पहला परीक्षण किया गया था। ये भूमि के अंदर किया गया था, और इसमें जो सामान यूज किया गया था वो परमाणु शक्ति बनने से भी ऊपर था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, जो नाभिकीय विखंडन होता है, उसकी क्रिया के साथ नाभिकीय संलयन की क्रिया भी इसमें अपनाई गई थी। तो भारत ने 1998 आते आते दूसरा परीक्षण अपना किया, और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने जो ये सराहनीय काम किए, तमाम देश की पाबंदियों के बावजूद भी दूसरे जब हमने परीक्षण किया, ऑपरेशन शक्ति परीक्षण जब संपूर्ण कर लिया, तो उसके बाद जापान, अमेरिका, तमाम देशों ने फिर पाबंदियां हमारे देश पर लगाई। लेकिन भारत किसी की परवाह किए बिना आज एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन के पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। हालांकि भारत का उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि हम किसी अनुचित चीज़ के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है दूसरे देशों को जताना कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। चाहे हम पर कोई प्रतिबंध लगाए, चाहे जो करे, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि समय बदला है। भारत ने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि जब भारत को आवश्यकता थी तो बड़े बड़े देशों ने भारत का साथ छोड़ दिया। अमेरिका जैसे देश बहुत मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, अमेरिका ने भारत को बार बार धोखा दिया है। उसको व्यापारी टाइप का मैं समझता हूँ, मैंने जितना उसके बारे में अध्ययन किया अमेरिका में,
कि उसका जहाँ फ़ायदा होता है, व्यापार अच्छा होता है, वहीं उसका झुकाव हो जाता है। ये चीज़ें रहीं, चाहे वो कोल्ड वार देख लो, या उसने यूएसएसआर को 15 देशों में विभाजित करवा दिया, नाटो की वही लड़ाई जो रूस और अभी यूक्रेन के बारे में चल रही है। तो उसका काम केवल व्यापार है, अपना हथियारों का निर्यात करना है, केवल इसी में वो लगा रहता है, इसी फिराक में लगा रहता है। और इसके बाद ऑपरेशन शक्ति स्माइलिंग बुद्धा, दोनों की हमने बात की। और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ लगना नहीं है, मेरी मेहनत, मुझे उसका पारितोषिक आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।